पर एक लड़की अपने लहंगे को पकड़े भागे जा रही थी। वो हाँफ रही थी और डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो पिछले 1 घंटे से भाग रही थी, फटे हुए ब्राइडल लहंगे और नंगे पैरों से। शनाया अपनी ही शादी से भाग रही थी, क्योंकि उसकी शादी शहर के गुंडे से जबरदस्ती हो रही थी। वो भागते भागते अब थक चुकी थी। उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास पेड़ों के अलावा बस एक सुनसान खाली सीधी रोड थी। भागते भागते वो काफी दूर आ चुकी थी। तभी उसे रोड की दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली दिखती है, जो कि देखने में बहुत आलीशान और पुरानी भी थी। शनाया के कदम हवेली के पास आकर रुक जाते हैं। वो हाँफते हुए बोली, अब मैं और नहीं भाग सकती। मेरे पैर सुन्न पड़ गए हैं, लेकिन अगर मैं रुक गई तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे उस गुंडे से शादी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं। शनाया ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दूर से गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी इसी तरफ आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके आगे देखा। उसे वो हवेली दिखी। उसने अपने मन में सोचा, शायद इस घर में कोई ऐसा हो जो मेरी मदद कर दे। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। वो कांपते पैरों से अंदर जाने लगी। बाहर 2 गार्ड सो रहे थे। उसने उन्हें नहीं जगाया और धीरे धीरे अंदर जाने लगी। हवेली के अंदर जाकर हॉल में उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, पर अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आवाज एक कमरे से आ रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था, जिससे अंदर की बातें वो सुन सकती थी। अंदर एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही हैंडसम था और इस वक्त बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ में गन थी और उसके सामने एक और आदमी बैठा हुआ था। अपने घुटनों के बल बैठकर उस आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो आदमी मिस्टर राठौड़ थे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। वो आदमी जिसके हाथ में गन थी, उसका नाम देवराज राठौड़ था और वो इस वक्त उसे गुस्से भरी नजरों से उस आदमी को देख रहा था। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, गलतियों की माफी हो सकती है, लेकिन गुनाह की नहीं। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर देवराज ने उस आदमी पर गोली चला दी। गोली चलते ही वहां 2 चीखें गूंज गई। एक तो उस आदमी की जिसको अभी अभी देवराज ने गोली मारी, और दूसरी शनाया की, जो गेट के बाहर से ये नजारा देखकर चीख पड़ी थी। वो डर से कांपने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। देवराज ने जैसे ही किसी लड़की की चीख सुनी, उसकी नजरें दरवाजे पर गई, जहां पर शनाया खड़ी थी। शनाया को देखकर एक पल तो देवराज की नजरें उस पर ठहर सी गई, पर अगले ही पल उसकी आंखें सर्द हो गई और उसने अपने सामने खड़े अपने दोस्त, जो उसका सबसे वफादार आदमी था, उसने उसे गुस्से में घूर कर कहा, ये लड़की कौन है और यहां क्या कर रही है? और इसने अभी अभी जो कुछ भी देखा वो सही नहीं है। तभी देवराज ने शनाया की तरफ देखा और बोला, ओ लड़की, इधर आओ, तुम यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? शनाया जो अब तक शॉक में खड़ी थी, देवराज की इतनी डरावनी आवाज सुनकर डर गई। उसने डरते हुए कहा, मैं यहां गलती से आ गई, मुझे कुछ मत करना प्लीज। देवराज बड़ी ही गौर से उसे देख रहा था। उसकी मासूमियत, उसका डर देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार किसी लड़की को उसने इतनी गौर से देखा था। शनाया अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी। शनाया को जाता देखकर देवराज ने रघुवीर से कहा, उसे पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ। रघुवीर ने कहा, पर भाई बहुत डरी हुई है और हमारे ऐसे पकड़ने से और भी डर सकती है, जाने देते हैं उसे, वो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बोलेगी। देवराज ने रघुवीर को घूर कर देखा और कहा, जितना कहा है उतना करो रघुवीर। रघुवीर ने जी कहा और शनाया के पीछे चला गया। शनाया कॉरिडोर से होते हुए बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी उसके सामने वही गार्ड्स आ जाते हैं जो बाहर सो रहे थे। वो वहीं रुक गई और गार्ड से बोली, मुझे जाने दो, मैं यहाँ गलती से आ गई थी, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो गार्ड एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर उन्होंने शनाया के पीछे आते हुए रघुवीर को देखा, जो इशारे से कह रहा था, मत जाने दो। वो समझ गए कि उन्हें इस लड़की को भागने से रोकना है। वो दोनों बोले, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती, बॉस का ऑर्डर है। शनाया अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी पीछे से रघुवीर आया और उसने शनाया से कहा, आप डरिए नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे,
बस आप अभी यहाँ से नहीं जा सकती, और मेरा यकीन करिए हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शनाया गुस्से और डर में चिल्लाते हुए बोली। मैं आप लोगों पर कैसे यकीन कर लूं? अभी अभी मेरे सामने आपके बॉस ने एक आदमी का खून किया है और आप कह रहे हैं कि मैं आपका यकीन करूं? जिसने एक आदमी को मारने में एक पल नहीं सोचा, तो मैं यहाँ कैसे सेफ हूं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपके बारे में सब बता दूंगी। शनाया ने उंगली दिखाते हुए बोला। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। तुम्हें भरोसा करना है या नहीं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। मैंने एक बार जो कह दिया वही होता है इस घर में। शनाया पीछे मुड़ी। अब शनाया और देवराज आमने सामने थे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। शनाया हिम्मत करके बोली, देखो मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। देवराज ने एक डेविल मुस्कान लिए कहा, अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती जब तक मेरी मर्जी ना हो। तुम तब तक यहीं इसी हवेली में कैदी बनकर रहोगी। देवराज शनाया को अपनी हवेली में कैदी बनाकर क्यों रखना चाहता है? और आखिर क्यों भागी शनाया अपनी ही शादी से? शनाया के पैर लड़खड़ा गए। 1 घंटे से लगातार भागने से वो पूरी तरह से थक चुकी थी और अभी अभी जो उसने देखा था वो उससे भी बहुत डर चुकी थी और थकान की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी थी और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी थी। वो गिर पाती उससे पहले ही 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। शनाया ने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो देवराज ने उसे थाम रखा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। रघुवीर घबरा गया। क्या ये मर गई? देवराज गौर से शनाया को देखता है, पसीने से लथपथ, मासूम और डरा हुआ चेहरा। देवराज घूर कर रघुवीर को देखता है। बकवास बंद करो, ये सिर्फ बेहोश हुई है, डॉक्टर को कॉल करो अभी। देवराज ने शनाया को गोद में उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रघुवीर हैरान था। आज तक भाई ने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा और आज उन्होंने एक लड़की को गोद में उठा लिया। तभी उसके कानों में फिर से देवराज की आवाज पड़ी जो गुस्से में कह रहा था, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। रघुवीर हड़बड़ा गया और उसने झट से अपने पॉकेट से फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। रूम में जाकर देवराज ने शनाया को बेड पर लिटा दिया, पर ना चाहते हुए भी उसकी नजरें शनाया के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। देवराज ने अपने मन में सोचा, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? पहली बार है जब मैं किसी की तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। देवराज भी वहीं टेबल पर बैठ गया और एक टक शनाया को देखने लगा। उसने उसे गौर से देखा। तभी उसकी नजरें उसके पैरों पर गई जिस पर खून निकल रहा था। उसके पैरों में चोट लगी थी। शायद भागते वक्त उसके पैरों में ये चोट लग गई होगी। देवराज शनाया के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर तभी गेट खुलता है और रघुवीर और एक फीमेल डॉक्टर अंदर आती है। देवराज झट से अपने हाथ पीछे कर लेता है। डॉक्टर देखिए, इसे क्या हुआ है? इसके पैरों में भी चोट लगी है। इतना कहकर देवराज वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर शनाया को चेक करती है और उसके पैरों में बैंडेड कर देती है। ऐसा लग रहा है ये काफी देर से भाग रही थी और 2-3 दिन से भूखी भी हैं, जिस वजह से ये बेहोश हो गई हैं। इन्हें सबसे पहले खाना खिला दीजिएगा और मैं कुछ दवाई लिख के दे रही हूँ, ये उन्हें वक्त पर दे दीजिएगा। जी डॉक्टर। पर वो मन में ये सोच रहा था कि आखिर क्यों ये 2 दिन से भूखी है और डॉक्टर ये भी कह रही है कि ये बहुत ज्यादा भागी हुई है। ये किससे भाग रही होगी? ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा। डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाते ही देवराज अंदर आया। क्या कहा डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर कह रही थी कि ये 2 दिन से भूखी है, जिस वजह से ये बेहोश हुई है, और ये भी कह रही थी कि ये काफी देर से दौड़ रही थी, जिससे इसके पैरों में चोट लगी है। देवराज की आंखें शनाया पर टिक गई। वो गौर से उसे देखने लगा। पता करो इसके साथ क्या हुआ और ये किससे भाग रही थी। ठीक है भाई, पर आप इन्हें कैद करके क्यों रखना चाहते हैं? अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी को कुछ भी बताएगी। मुझे भी लगता है कि ये किसी को कुछ नहीं बताएगी, पर फिर भी रिस्क नहीं ले सकता। इसका चेहरा देखने में मासूम जरूर है, पर जरूरी नहीं कि ये सच में मासूम हो सकता है कि ये किसी की भेजी हुई जासूस हो। भाई आप ठीक कह रहे हैं, ये किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। मैं अभी हमारे आदमियों को कहता हूं कि इसकी सारी डिटेल्स निकालें। फिर रघुवीर वहां से चला जाता है। देवराज अभी भी वहीं खड़ा था। तभी शनाया को धीरे धीरे होश आने लगता है। शनाया ने अपनी पलकें धीरे धीरे खोली तो उसे सामने ही देवराज का हैंडसम चेहरा नजर आया।